18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम की सबमरीन में बैठकर समंदर के अंदर डुबकी लगा जाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज़ के रिग को देखने जा रहे हैं। ये वही बड़ा टाइटैनिक जहाज़ जो आज से करीबन 111 साल पहले समंदर में डूबा था। ये बड़ा ही एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है, बहुत ही महंगा भी है। सबमरीन में बैठे एक एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए हैं चंद घंटों के इस टूरिज्म के लिए। ये ट्रिप इसलिए भी इतनी महंगी है क्योंकि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा पानी के सरफेस से नीचे सतह समंदर में 3810 मीटर की गहराई में पड़ा है। ये सबमरीन पानी में जाने का अपना सफ़र शुरू करती है। इसे तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगेगा 3810 मीटर की डेप्थ में जाने के लिए। हर 15 मिनट के वक्फे से ये सबमरीन एक सिग्नल भेजती है समंदर के ऊपर मौजूद एक जहाज़ पोलार प्रिंस को। यही इनका बाहरी दुनिया से वाहिद कम्युनिकेशन का ज़रिया है। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को पानी के अंदर जाते हुए 1.25 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक से ये सबमरीन ऊपर मौजूद जहाज़ से अपना कांटेक्ट खो देती है। शाम के 4:30 बजे सबमरीन को अपना टूर ख़त्म करके ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई नामो निशान नहीं था। शाम के 7:10 पर पोलार प्रिंस में मौजूद टीम डिसाइड करती है कि US कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए। यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों 4 दिन लंबी चली इस मल्टीनेशनल खोज की। एक ज़बरदस्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इस सबमरीन को ढूंढने का। हवाई जहाज़, शिप्स और रोबोट व्हीकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इन पैसेंजर के साथ आखिर क्या हुआ। The U.S. Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. अब समझते हैं टाइटन सबमरीन की पूरी कहानी। ये जगह जहाँ पर ये सबमरीन गायब हुई अटलांटिक ओशियन में कनाडा मुल्क के पास लोकेटेड है। नक्शे में देखिए कैनेडियन आयरलैंड न्यू फाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर है। इसी जगह पानी की गहराइयों में टाइटैनिक आपको 2 हिस्सों में टूटा हुआ मिलेगा। टाइटैनिक के इन दोनों हिस्सों में 800 मीटर का फासला है। यहाँ ये जो सबमरीन गायब हुई ये सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल है। दोनों लफ्ज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए मैं लफ्ज सबमरीन का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि बहुत मुख्तलिफ है ये दोनों लफ्ज। सबमरीन में खुद की पावर होती है, वो एक पोर्ट का इस्तेमाल करके खुद से समंदर में जा सकती हैं और खुद से समंदर से बाहर आ सकती हैं, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकते हैं। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए, लॉन्च करने के लिए और वापस आने के लिए एक स्पोर्ट शिप की ज़रूरत होती है। एक जहाज़ जो पानी के ऊपर मौजूद है और चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। हमारे केस में ये स्पोर्ट शिप पोलार प्रिंस जहाज़ था। इस सारे सर्च ऑपरेशन को ओशियन गेट नामी कंपनी चला रही थी, जिसके CEO स्टॉकटन रश थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में इनका किरदार बहुत अहम है। बाय प्रोफेशन एरोस्पेस इंजीनियर हैं और साल 2009 में इन्होंने ओशियन गेट नामी कंपनी बनाई थी, जिसका पर्पस अमीर लोगों को डीप सी एक्सपीडिशन करवाना टूरिज्म के तौर पर। Walk us through sort of the mechanics, how they're going to work. It's an expedition to survey the wreck. Travelers who come out will participate in the dives, operate sonar, communication systems, photographs, work on data. So it's a very active experience. इस कंपनी ने जुलाई 2021 में ही टाइटैनिक के टूर्स ऑफर करना शुरू कर दिए थे। इससे कबल ये शिपरेक्स के टूर करवाते थे, जैसे कि अभी भी आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। टाइटैनिक के अलावा अजूरस, बाहामास की एक्सपीडिशन। टाइटन इस कंपनी की वाहिद मर्सिबल नहीं थी। ओशियन गेट के पास 2 और सबमर्सिबल मौजूद थी, एंटीपोड्स और साइक्लोप्स। एंटीपोड 304 मीटर की गहराई तक जा सकती थी और साइक्लोप्स 500 मीटर की गहराई तक जा सकती थी, जबकि टाइटन 4000 मीटर की गहराई तक जा सकती थी। यही वजह है कि टाइटैनिक के पास जाने के लिए इनके पास ये वाहिद सबमर्सिबल मौजूद थी। 3800 मीटर कितनी भयानक डेप्थ है, इसे देखने के लिए मुलाहजा कीजिए इस चार्ट को, जिसे दिखाया है वाशिंगटन पोस्ट ने। आमतौर पर एक आदमी की हाइट 6 फुट तक होती है। एक आइसबर्ग जो टाइटैनिक से टकराया था वो 100 फुट पानी के ऊपर था और कई सौ फुट तक पानी के नीचे था। 130 फीट तक सतह समंदर से नीचे स्कूपा डाइवर्स जा सकते हैं। स्कूपा डाइविंग करते हुए 650 फीट के बाद से ट्वाइलाइट जोन वाला एरिया शुरू होता है, जहां पर पानी के अंदर इतनी रोशनी नहीं पहुंच पाती। 1600 फीट यहां पर डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज तक कंडक्ट किया गया था। 2600 फीट ये वो डेप्थ है जहां पर बड़े बड़े जाइंट स्क्विड स्विमिंग करते हैं। ये इतनी भयानक मखलूक है, ये किसी एलियन प्लेनेट से आए हों। आप जरा फोटो देखिए,
और नीचे जाएं तो 3800 मीटर की सतह से नीचे मिडनाइट होने लगती है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ से और नीचे जाते रहो 5000 फीट, 6000 फीट, 8000 फीट और 12500 फीट। जब यहाँ पहुँचते हो यहाँ आता है ओशियन फ्लोर। यहाँ ये टाइटैनिक 2 हिस्सों में पड़ा हुआ है। इस गहराई में जो प्रेशर होता है वो सतह समंदर से 400 गुना ज़्यादा होता है। तो जो भी सबमर्सिबल इतनी गहराई में जाएगी उसका डिज़ाइन सोच समझ कर बनाना चाहिए था। जो शीशा लगा रखा था बाहर देखने के लिए, ये आज तक किसी भी मर्सिबल में सबसे बड़ा व्यू पोर्ट था जो किसी भी प्राइवेट मर्सिबल में बनाया गया था आज तक। अपने आप में टाइटन सबमर्सिबल कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इसमें सिर्फ 5 अफराद ही बैठ सकते थे, जिसकी बॉडी कार्बन फाइबर से बनी हुई थी। एंड में 2 कैप्स लगी थी जो टाइटेनियम की थी और टोटल लेंथ है इसकी करीबन 6.7 मीटर और इसका वज़न तकरीबन 10,400 किलोग्राम से ज़्यादा था। इसके डिज़ाइन में बाहर देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर लगे हुए हैं, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 थ्रस्टर्स जिनसे इसे चलाया जा सकता है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि इसको कंट्रोल किया जाता था एक वीडियो गेम रिमोट कंट्रोल के ज़रिए से। 18 जून की इस कहानी पर वापस आए तो इस मर्सिबल में उस दिन 5 लोग बैठे थे। पहले थे ब्रिटिश बिलियनर अमिश हार्डिंग, ये एक एडवेंचरर और 3 बार के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हेनरी नोर्जियोले, ये फ्रेंच नेवी के फार्मर कमांडर थे जो 37 मरतबा टाइटैनिक के रिग को देख चुके थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इनके 19 साला बेटे सलमान दाऊद। 5वें पैसेंजर स्टॉकटन रश खुद थे। ये सबमर्सिबल हर 15 मिनट के वक्फे पर ऊपर जहाज से कम्युनिकेट कर रही थी। ये कम्युनिकेशन 11:15 पर बंद हो जाता है। इसके बाद सबमर्सिबल से कोई सिग्नल नहीं आता। इसके बावजूद भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था टाइटन सबमर्सिबल 4:30 बजे तक सतह समंदर पर आ जाएगी। 4:30 बजे तक जब मर्सिबल सतह समंदर पर ना आई, ऊपर जहाज में बैठे अमले ने कुछ देर इंतजार किया और फिर 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को नोटिफाई कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस सबमर्सिबल में 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी जो कि 4 दिन बनते हैं। इन्हीं 4 दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों ने इन 5 अफराद की जान बचानी थी अगर वो इन्हें जिंदा ढूंढना चाहते हैं। अक्सर जहाज़ों में इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है, इसकी मदद से इन वेसल्स को लोकेट किया जा सकता था, लेकिन टाइटन में इमरजेंसी लोकेटर नहीं था। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि टाइटन अगर सतह समंदर पर आ भी जाती तो भी अंदर बैठे लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे जाते, क्योंकि अंदर की तरफ से इस सबमर्सिबल को खोलने का कोई तरीका ही ना था। सही सुना आपने, मर्सिबल का जो दरवाज़ा था वो बाहर से ही खोला जा सकता था और बाहर से ही बंद किया जा सकता था। सबमर्सिबल सतह समंदर से नीचे हो या सतह समंदर के ऊपर, 4 दिन का वक्त बहुत क्रिटिकल था। Closes the hatch from the outside with 17 bolts. There's no other way out. अनथक कोशिशों के बावजूद 25,000 किलोमीटर के एरिया से सबमर्सिबल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। शुरू में 2 अमेरिकन और 2 कैनेडियन हवाई जहाज़ों ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। इन दोनों में सोनार को डिप्लॉय किया गया जिससे ये पानी के अंदर भी डिटेक्ट कर सकते थे। सरफेस पर जहाज़ों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और शिप्स आती रही सर्च ऑपरेशन के लिए। कुछ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी कि ROVs का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली रोबोट टाइप व्हीकल होती हैं जिसमें कोई आदमी नहीं बैठता, मगर ये पानी के अंदर डुबकी लगाकर पानी के अंदर चीज़ों को सर्च करते हैं। यहाँ पर जहाज़ों के साथ साथ 3 ROVs सर्च ऑपरेशन कर रही थी। 3 दिन तक सर्च ऑपरेशन के बाद सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन एक कैनियड एयरक्राफ्ट का सोनार बैंगिंग आवाज़ सुनता है। आधे घंटे के वक्फे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। बाद में यूएस कोस्ट गार्ड को भी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। फाइनली जाकर 22 जून को एक ROV जो ओशियन के फ्लोर पर सर्च कर रहा था उसे कुछ मलबा दिखाई देता है टाइटैनिक जहाज़ के बो से 490 मीटर दूर। इसे देखते ही ये कन्फर्म हो जाता है कि टाइटन सबमर्सिबल टूटकर चकनाचूर हो चुकी है और जो लोग इसके अंदर बैठे हैं वो सब अपनी जान खो चुके हैं। बाकी सर्च करने पर इसके 5 टुकड़े और मिल जाते हैं। सेम दिन यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कन्फर्मेशन आती है कि जो बैंगिंग नॉइजेस
उन्होंने सुनी है उसका टाइटन सबमर्सिबल से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली में कंक्लूजन यहाँ पर ये निकाला जाता है कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई। इम्प्लोजन लफ्ज सुनकर आपको लगा होगा कि इसका मतलब है फट जाना, लेकिन इसका मतलब एक्सप्लोजन लफ्ज का उलट होता है। एक्सप्लोजन लफ्ज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई धमाका होता है। जो फोर्स होती है वो बाहर की तरफ जाती है, लेकिन इम्प्लोजन में फोर्स अंदर की तरफ जाती है। सिक्वीजन होकर फट जाना, ये होता है इम्प्लोजन। कैटेस्ट्रोफिक इम्प्लोजन का मतलब है ये इतनी तेजी से हुआ कि टाइटन का पूरा स्ट्रक्चर 1 मिलीसेकंड से पहले ही खत्म हो गया। इसका मतलब है कि जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो इमीडिएटली पलक झपकते ही मारे गए, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। सवाल ये उठता है कि आखिर इस इम्प्लोजन के पीछे क्या वजह थी। असल में जो टाइटन की मेन बॉडी थी दोस्तों, जैसा मैंने बताया कार्बन फाइबर की बनी हुई थी, लेकिन आमतौर पर सबमरीन और सबमर्सिबल जो बनाई जाती हैं वो स्टील, टाइटेनियम या एल्युमिनियम की बनाई जाती हैं। टाइटन का ये कार्बन फाइबर का डिज़ाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था। समंदर में इतनी नीचे कार्बन फाइबर की टाइटन कैसे काम करेगी, ये आज तक किसी ने ढंग से टेस्ट नहीं किया था। पर इस डिजास्टर को देखकर हम कह सकते हैं कार्बन फाइबर मटेरियल इस सफ़र के लिए सूटेबल नहीं था। यही बात कही रॉबर्ट बेलर्ड ने, जिन्होंने 1985 में टाइटैनिक जहाज़ के रिग को डिस्कवर किया था। उन्होंने कहा, हमने हज़ारों डाइव की अलग अलग व्हीकल्स में समंदर के इतने अंदर जाने के लिए, लेकिन आज तक हमने कोई व्हीकल नहीं खोई थी। ये सब पहली बार हुआ कि सबमर्सिबल इम्प्लोड कर गया। If you look at our history, it's safer to be in a submarine like Alvin, that I spent many years in, than driving on I-95. जेम्स कैमरून जो फेमस टाइटैनिक और अवतार फिल्मों के डायरेक्टर हैं, ये बहुत दफ़ा डीप सी में अलग अलग एक्सपीडिशन में जा चुके हैं। इनका भी यही कहना है कि कैब जो टाइटेनियम की बनाई गई थी वो अभी भी इंटैक्ट पड़ी हैं सी फ्लोर में, इन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कार्बन फाइबर की टाइटन थी वही अब टुकड़ों में पड़ी है। उन्होंने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया टाइटन मेकर्स को कि यहाँ पर सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो ही नहीं किया। ओशियन गेट के सीईओ का पुराने इंटरव्यू देखोगे तो यही चीज़ आपको बार बार सुनने को मिलेगी, जिससे साफ नज़र आता है कि कैसे इसकी केयरलेस नेचर 5 अफराद की जान ले गई। You know, at some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me, the carbon fiber and titanium. समंदर में 5 लोगों की जान चले जाना बहुत अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्टॉकटन रश, सीईओ गेट ओशियन कंपनी, अगर प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन की पाबंदी करते तो इनकी अपनी जान के साथ साथ दूसरे और 4 पैसेंजर की जान भी बच जाती, और इतनी बेदर्दी से ये 5 अफराद समंदर में ना मरते।